किसी अपने को खो देना और फिर सैकड़ों अपनों का सहारा बन जाना, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। आज हम सुनेंगे एक सच्ची कहानी जो शायद आपकी जिंदगी, आपके रिश्ते और इस जीवन को देखने का एक नया नजरिया दे दे या शायद नजरिया ही बदल दे। तो आइए मिलते हैं अर्चना जी से। नमस्कार अर्चना जी, नमस्ते। आपका स्वागत है थैंक यू। हमारे अनहर्ट फ्रीक्वेंसी बाय प्रीति में। थैंक यू। अर्चना जी, आप जैसे नीति फाउंडेशन है आपका, आप आपकी मदर के गुजर जाने के बाद एक गहरे डिप्रेशन में चली गई और फिर उस डिप्रेशन से आप बाहर भी आई और सैकड़ों लोगों का सहारा बनी। ये कैसे किया आपने? नमस्कार। मेरा नाम अर्चना मार्गी है और 2019 में मैंने नीति फाउंडेशन स्टार्ट किया। 2017 में मेरी मदर ऑफ हो गई। ऑफ होने के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन में जाने के बाद क्या करूँ ये समझ में नहीं आ रहा था। मेरी डॉटर भी छोटी थी। उस दौरान मैं एक सोशल वर्क करना चाहती हूँ, ऐसे मैंने फ्रेंड से कहा और बागबिल में घोड़बंदर रोड में मैं एक आश्रम में सेवा करने गई। मैं 2 आवर्स के लिए उनको सिर्फ कन्विंस किया था कि मुझे आफ्टरनून के फ्री टाइम में मैं थोड़ा-सा बाहर धीरे-धीरे जाऊँ और 2 घंटे का 9 आवर्स कब हो गया, 9 घंटा कब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं उन लोग में इतना इन्वॉल्व हो गई वो सीनियर सिटीज़न में कि मैं धीरे-धीरे बाहर आने लगी और मेरा सोशल वर्क उसके बाद में बहुत बढ़ गया और बहुत मज़ा आने लगा। उस दौरान वो जो ओल्ड एज होम था, वहाँ पे एक दादी थी। वो दादी और मैं इतना बॉन्डिंग हो गया कि ओ उन्होंने मुझे नहीं देखा तो सबको पूछती थी कि अर्चना क्यों नहीं आई? कहाँ है? क्या हो गया? क्यों नहीं आई? ऐसे। और मुझे भी ऐसा लगता है अरे आज दादी नहीं मिली, आज थोड़ा-सा ऐसा ये लग रहा है कुछ अजीब और लग कुछ रहा अजीब है। लग रहा है। और दादी पंजाबी थी। दादी का ड्रेसिंग स्टाइल एकदम नीट एंड क्लीन। उनका दुपट्टा, व्हाइट कुर्ता, व्हाइट पजामा और वो दुपट्टा सर के ऊपर से थोड़ा इधर भी नहीं हिलता था। मैं कभी-कभी कोशिश करती थी कि मैं खींचूँ, तो बहुत चिल्लाते थे, "नहीं, ये दुपट्टा हिलना नहीं चाहिए।" मैं बोले, "दादी आप 90 इयर्स के हो, तो क्या हुआ? अभी मत ले लो दुपट्टा वगैरह।" तो बट नहीं, वो उनकी संस्कृति थी और वो इतनी अच्छे से मेंटेन करते थे और 90 एज में भी बहुत कुछ सीखने जैसा उनके पास से मुझे मिला। तो उसने शायद आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। या उन्होंने बहुत मोटिवेट किया और धीरे-धीरे मैं मम्मी के दुःख से थोड़ा बाहर आ गई और फिर मेरा जो सोशल वर्क था वो बहुत बढ़ गया और बहुत सारे मंदिर के बाहर जो सीनियर सिटीज़न हैं, फिर अन्नदान, डॉग के लिए फूड सप्लाई, तो ये सब एक्टिविटी मेरे स्टार्ट हो गई तो वहाँ वो से। मुझे अर्चना जी ये बताइए कि वो क्या फीलिंग थी जब आपकी मदर गुजर गई? वो कौन-सी फीलिंग थी जिसने आपको ये करने के लिए प्रेरित किया? फीलिंग ऐसी थी कि यार अभी मम्मी गई तो अभी किसके लिए जीऊँ, किसके लिए करूँ? फैमिली तो है, डॉटर है, पर मेरे मम्मी के लिए मेरा जन्म सेकंड था। जैसे कि फर्स्ट जन्म था, तो मैं 9-11 स्टैंडर्ड तक मेरा ऑपरेशन हो गया। मेरा सर्जरी हो गया, बाईपास हो गया, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी एएसडी क्लोज़र हो गया और उस टाइम मम्मी ने मुझे इतना केयरिंग किया कि उन्होंने मुझे ऑपरेशन करके फिर से ज़िंदा किया और उनके एज ऑफ 55 में मेरी मम्मी ऑफ हो गई। तो मुझे बहुत कि यार जब मेरा टाइम था उनको हैप्पीनेस देने का, तब मम्मी गई, इसके लिए मैं और डिप्रेशन में आ गई। बट उन्हों जो ब्लेसिंग्स थे, उनके ब्लेसिंग की वजह से आज मैं इतने सारे सीनियर सिटीजन को प्यार दे सकती हूँ। आपने अपने दुःख को एक बहुत प्यारा-सा मोड़ दे दिया। यस, यस, यस। मम्मी की ब्लेसिंग्स से। मम्मी भी सोशल वर्क करती थी, बट उसने कभी हाँ, थोड़ा छोटा-छोटा सोशल वर्क जो करती उनको थी, टाइम मिलता जो था। उनको टाइम मिलता था। मेरी मम्मी सोशल वर्क
छोटा सा करती थी, बट अगर अभी सोचेंगे तो काफ़ी बड़ा सोशल वर्क था। मेरी मम्मी टीएमसी हॉस्पिटल, जो वाडिया हॉस्पिटल है वर्तक नगर में, वहाँ पे आफ्टर डिलीवरी के बाद में जो सैनिटरी पैड्स लगता है, मेरी मम्मी फ्री ऑफ कॉस्ट देती थी ओह, उस टाइम पे। उस टाइम पे। तो मतलब वो सोशल वर्क कभी काउंट ही नहीं होता था वो टाइम पे। पर अभी ऐसा लगता था यार उसने घर देखते देखते ये सब कुछ किया। सो बहुत अच्छा उन्होंने इट्स अ किया। ग्रेट थिंग। इट्स अ ग्रेट थिंग, और यस। उनके ब्लेसिंग की वजह से आज ये सब मैं कर पा रही सो आपके ब्लड में ही है। हूँ या अर्चना जी, आपने अभी जो दादी की बात कही, जब उनकी गुजरने की खबर आपको मिली तो आपकी सिचुएशन क्या हुई? दादी मैं रोज़ जाती थी, दादी से मिलती थी। और मेरी डॉटर तभी 4 इयर्स की थी। फीवर की वजह से मैं उस दिन जा नहीं पाई। और मैंने मॉर्निंग में कॉल किया था, कैसे है सब वगैरह। तो ठीक है, सिर्फ दादी को थोड़ा ब्रीदिंग इशू हो रहा है ऐसे मुझे बताया गया। तो मैंने बोला ओके ठीक है। और नाइट में 9 o'clock को दादी ऑफ हो गई। दादी ऑफ होने के बाद मुझे फ़ोन कॉल्स आया। तो वो नाइट मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी यार, मैं मम्मी को अभी भूल रही हूँ और दादी से अटैच हो गई, अभी दादी भी गई। तो बहुत डिस्टर्ब होने लगी। मॉर्निंग में फिर दादी के जो रिलेटिव थे, उनके सगे कोई नहीं थे, उनकी सिस्टर थे और उनके बच्चे लोग थे। तो उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया कि देखो, हम लोग तो थे उनके ही, बट जो एंड में जो सेवा चाहिए थी वो आपने की। तो आप उनका अंतिम दर्शन के लिए आप प्लीज़ चेंबूर आ जाइए करके। और मैं चेंबूर में गई, दादी का दर्शन लिया। और उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने मुझे उस दिन, वो सब चालू था, मैं डिस्टर्ब थी। मैंने दर्शन लिया और मैंने आशीर्वाद लिया, उनका ब्लेसिंग्स लिया। इवनिंग नेक्स्ट डे ही जैसे अंतिम क्रिया वगैरह सब हो गया। और उनके जो मासी के लड़के थे उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला, अर्चना जी मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो प्यार आपने दादी को दिया वो प्यार बहुत सारे लोगों को चाहिए और एकदम आज के दुनिया में नीड है। तो आप ये ओल्ड एज होम स्टार्ट करिए। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। और उन्होंने एकदम लाइक मुझसे प्रॉमिस वगैरह लिया कि नहीं आप सोचो मत, आप करो, आपको जो भी ज़रूरत लगती है मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। अभी वो भी सीनियर सिटीजन थे, उनका एज भी 75 था, बट उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि ये सब करने के लिए, कि नहीं आप करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आपको जो भी ज़रूरत लगेगी हम तो देखते उसी हैं। चीज़ ने क्या आपको ये ओल्ड एज होम शुरू करने का मोटिवेशन दिया, यस यस यस, मैंने जब भी या मेरे कोई और फैमिली, पल था? नहीं और कोई पल नहीं था। मैंने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता है आजकल, क्योंकि तभी मतलब जस्ट ओल्ड एज होम की नीड लगने लगी थी लोगों को। बट आज के सिचुएशन ऐसी है कि कंपलसरी ओल्ड एज होम चाहिए। सिर्फ नाम डिफरेंस है कि एक केयर सेंटर्स और ओल्ड एज होम। अगर केयर सेंटर बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, केयर सेंटर है, हॉस्पिटल है। और ओल्ड एज होम बोलेंगे तो जो वृद्ध रहते हैं उसको ही ओल्ड एज होम बोलते हैं। बट वो अलग अलग नेम होने के कारण लोगों का मेंटेलिटी अलग अलग हो रहा ये है। एक्चुअली बहुत दुख की बात है कि आज ऐसा सिचुएशन है कि हमें इतने सारे ओल्ड एज होम चाहिए, लेकिन ये सत्य भी है आज की ये डेट में। सत्य भी है। क्यों चाहिए कि पहले कैसे होता था कि लोगों को बहुत सारे बच्चे होते थे, किसी को 6 बच्चे, किसी को 9 बच्चे, किसी को 10 बच्चे, 5 बच्चे ऐसे होते थे। तो थोड़ा थोड़ा टाइम सब जगह जाता था, ए बच्चे के पास, वो बच्चे के पास, वो बच्चे के पास। तो उनका जो ओल्ड एज टाइम था वो ऐसे इजीली पास होता था और घूमना फिरना सब होता था। अभी कैसे है कि जो फ्लैट सिस्टम है वो 4 दीवारें, वही पब्लिक, वही वो सब देखना, इसके लिए फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा, और फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस ज़्यादा होने के कारण डिमेंशिया बढ़ रहा है। और डिमेंशिया बढ़ने के कारण उन लोग को घर पे अकेले नहीं रख सकते हैं। आज सबको जॉब करना है, सबको इनकम सोर्स कमाना है तो ही घर चलते हैं, अपनी नीड भी बढ़ चुकी है। तो वही कि अगर अकेला डिमेंशिया पेशेंट घर पे रखेंगे, उन्होंने समझो गैस चालू किया या कहाँ भाग गया या वो भूल गया। डिमेंशिया इज़
भूल जाने की बीमारी, उनको डिमेंशिया बोलते हैं। तो अगर वो कहाँ पे भी जाते हैं तो उनको कुछ याद नहीं रहता है, नाम नहीं, एड्रेस नहीं, कुछ याद नहीं रहता है। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके लिए आज के लोग सोचते हैं कि चलो माँ बाप सबको चाहिए, माँ बाप का प्यार भूलते नहीं है। बट अभी की सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे भी मेरे माँ बाप हो वहाँ सेफ हो, हेल्दी हो, और इसके लिए ओल्ड एज होम में बहुत सारे सीनियर सिटीजन आ रहे हैं। अच्छा, मतलब बच्चे बिल्कुल ऐसे छोड़ के नहीं जा रहे हैं। नहीं, अभी की सिचुएशन वो नहीं है। पहले ऐसे होता था, ओल्ड एज होम हो मतलब क्या, कि चलो नहीं बच्चे देखते नहीं है, बहू देखते नहीं है, चलो मैं मेरा चली जाती हूँ। बट तो उनका माइंड अच्छा था और वो खुद से जाते थे। अभी बहुत सारे ओल्ड एज होम में आप देखेंगे तो डिमेंशिया पेशेंट ज़्यादा है, ओके। और उनको रखा गया है, उनको और अपना जो ओल्ड एज होम में नीति फाउंडेशन, वो इन थाने येऊर में है। येऊर का क्लाइमेट एकदम पीसफुल है, ग्रीनरी है। एक्चुअल उनको सीनियर सिटीजन को ये सब चीज़ें चाहिए रहती है, कि खुलापन चाहिए रहता है, बॉन्डिंग चाहिए रहता है, कंपेनियन फिर चाहिए रहते हैं। कंपेनियन चाहिए, फिजिकल अटैचमेंट चाहिए। आजकल के लोगों को फिजिकल अटैचमेंट, उनसे बात करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि उनका वर्कलोड इतना होता है कि वो उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कोई भी बच्चे अपने मम्मी डैडी से बैट बॉल नहीं खेलेंगे, कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे, कुछ जोक्स नहीं पास करेंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे बच्चा सिर्फ काम करता है, घर पे आता है, खाना खाता है, हो गया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होता है। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और बहुत सारे एक्टिविटी उनके एंटरटेनमेंट के लिए सोचते हैं। तो उनको हम लोग बहुत प्यारे लगते हैं, और वो हमारे से इतना अटैच होते हैं कि उनके बच्चे अगर बोलते भी हैं चलो घर पे, तो बोलते हैं नहीं, मेरी बेटी अर्चना है और मैं उसकी हूँ, आप चले जाइए। तो ऐसे भी बहुत सारे कोइंसिडेंस मेरे साथ होते हैं। अर्चना जी, नीति फाउंडेशन चलाते हुए हम्म। कोई तो ऐसा अनुभव हुआ होगा जिसने आपको रुला दिया या जो आपके दिल को छू गया होगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपने बहुत ही पूछना ज़रूरी था। अ, आज 7 इयर्स हो गए हैं मैं नीति फाउंडेशन रन कर रही हूँ। हर एक नेचर के, हर एक अलग अलग स्वभाव के लोग मेरे पास आके गए। उसमें से एक खेड़ेकर बाबा करके थे, वो मेरे से बहुत ही अटैच थे। उन्होंने मेरा नाम टाइगर रखा था, और हमेशा टाइगर टाइगर बोलते थे। बोलते हैं ना कि सीनियर सिटीजन के मूड स्विंग होते हैं वगैरह ऐसे। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग रियल लाइफ में भी बोलते हैं कि किसी से रूठना ज़रूरी नहीं है। रूठेंगे तो उतने ही टाइम पे उनको फिर से ओके भी हो जाओ, बात करना रह जाता है फिर। राइट। तो उसी तरह मेरे साथ भी हुआ। खेड़कर बाबा मेरे को बहुत लाइक करते थे, और मैं एक डॉटर और ओ फादर, मेरा जो उनके साथ जो रिलेशन है सारे सीनियर सिटीजन्स है। तो मैं उनको फर्स्ट डे में ही पेरेंट्स बना लेती हूँ, ऐसे मेरा है। इसके लिए इतने सारे पेरेंट्स वहाँ पे खुश हैं, आप राइट। देखेंगे तो नीति मैं खुद आई फाउंडेशन हूँ से। आपके हाँ, यहाँ। नीति फाउंडेशन के जितने सारे सीनियर सिटीजन हैं सब हैप्पी हैं, सबके फेस पे स्माइल है, बिकॉज ऑफ कि मैं उनकी डॉटर हूँ और वो मेरे पेरेंट्स है। जब ऐसा बॉन्डिंग होता है तो कोई भी सैड नहीं होता है। बिल्कुल। और बहुत कम जगह ये सब चीज़ें होती हैं। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउडफुल कि ये सब मैं कर पा रही हूँ। बाबा के साथ ऐसा हुआ, खेड़ेकर बाबा के साथ एक दिन उन्होंने मेरा ड्रेसिंग स्टाइल पे कमेंट किया, और कहीं ना कहीं वो मुझे किसी और को इमेजिन करते थे। आई थिंक उनके पास्ट को किसी को इमेजिन कर रहे थे, और उन्होंने मुझे थोड़ा सा बात करते करते बैड वर्ड्स यूज़ किया, बैड बिहेव यूज़ किया। तो मैं उनको बहुत मैंने गुस्सा उनको किया कि आप मैं सिर्फ डॉटर हूँ, तो आप उसी तरीके से बात करिए। आप भले पास्ट में किसी को इमेजिन मत करो, एटलीस्ट मेरे लिए तो मत करो। और ऐसे करके मैंने उनको चिल्लाया, और एक दिन गया और उनका और मेरा रिश्ता ऐसा था कि हम लोग अगर बात नहीं कर रहे हैं या मिले नहीं तो एकदम दिन खाली खाली जाएगा। ऐसा मेरे से ज़्यादा उनको बहुत फील होता था। तो मैंने सोचा
कि ठीक है चलो आज कल एक दिन पूरा बात नहीं किया, आज का भी बात नहीं किया, 2 दिन हो गया, पनिशमेंट ओ हो गया, अभी मैं कल जाके उनको सॉरी बोलती हूँ करके, और इट्स ओके कि नेक्स्ट टाइम से ऐसे मत करो। ऐसे किसी का टाइम बोल के नहीं आता है ना कि आज ये जाएगा, आज ये नहीं जाएगा। कभी भी जन्म और कुछ मृत्यु, भी हो हाँ, सकता जन्म है। और मृत्यु उसका कुछ फिक्स टाइम नहीं। और मैं मॉर्निंग में 7 o'clock तक जाती हूँ ओल्ड एज होम, 7, 6:30। जैसे मेरा घर का कुछ सब उठना वगैरह हो जाता है, मुझे सिर्फ ओल्ड एज होम दिखता है। मैं उठते ही ओल्ड एज होम जाती हूँ। मैंने मॉर्निंग में मुझे 5 बजे फ़ोन आया कि मैम खेड़ेकर बाबा का कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उठे थे, खेड़ेकर बाबा साई भक्त थे, मैं भी साई भक्त हूँ। खेड़ेकर बाबा 5:30 का आरती रोज मॉर्निंग में सुनते थे, हाँ। और बराबर 5:30 बजे का आरती लगाया और उनको माइल्ड हार्ट अटैक आया और बाबा गए। बाबा जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, सीनियर सिटीजन है, ओल्ड एज चालू है, हार्ट अटैक आना, नेचुरली डेथ हो गया, ठीक है, बट हमारा जो सॉरी बोलने का था, अधूरा। और जो उनसे कि चलो बाबा हो गया गलती, कोई बात नहीं, होता है गलती, ये बोलना अधूरा रह गया। और ये इतने सालों का ये सिर्फ अनुभव मेरा थोड़ा सा बैड हो गया। बाकी मेरे अनुभव बहुत बहुत सुपर्ब है कि इतने सारे अनुभव हैं मेरे पास। और एक टाइम ऐसा था, एक दादी थी, वो कलावती आई की भक्त थी। हाँ, और कोविड की बात है। और हम लोग रोज कलावती आई का बालोपासना जो होता है वो 4 बजे लेते हैं। 4 बजे हम लोग 4 बजे लेते थे टी टाइम के बाद। उस टाइम उनको ऐसा लग रहा था कि मेरा टाइम आ गया। ओह। हाँ, और उन्होंने मुझे इशारे से, उनको राइस ट्यूब लगा था, इशारे से बोला कि मैडम आज अभी आप बालोपासना ले लो, इशारे से ऐसे बोला। अच्छा। तो मैंने बहुत सारे जो कलावती आई के भक्त थे, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो अभी ये बोल रही है, दोपहरी है, अंदर ही है, तो बालोपासना ले लेते हैं। बालोपासना खत्म हो गया। खत्म होने के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ते पकड़ते उन्होंने अपनी गहरी सांस ले ली, और ऐसे तरीके से, इस तरीके से उनका डेथ हो गया। वो डेथ हो गया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो उन्होंने, उनकी जो गुरु थे उनको याद करके उनका भजन करवा के वो चले गए। तो बहुत मोक्ष, बहुत बोलते हैं ना, मोक्ष मिल गया। मोक्ष हाँ। मुक्ति के मार्ग में चले गए, और वो पूरा कंप्लीट करके गए, और कुछ उस दिन कुछ अलग ही सुकून था, बहुत अच्छा लगा। जनरली डेथ होने पर लोग दुखी होते हैं, हाँ, आपके मुंह से सुनकर ये सच में ऐसा लग रहा है कि डेथ शुड बी सेलिब्रेटेड। या सबका डेथ अलग अलग है, अलग अगर अलग सब होता चीज है। आपकी दुनिया में खत्म हो गई है हम्म, और जाने का वक्त आप इंतजार कर रहे हैं और आ जाए, और ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए तो तो बहुत ही इट शुड अच्छा। बी सेलिब्रेटेड। मैं चाहती हूँ कि सब जो सीनियर सिटीजन है उनकी डेथ ऐसे चलती बोलती, सीनियर सिटीजन के आप अभी के सभी जो जनरेशन है, नेचुरल डेथ आके चले गए ना तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं जो यहाँ पे ओल्ड एज होम में देखती हूँ कि किसी का बेड सोर होना, किसी को कंपलसरी बेड रिडन होना, उनको जो पेन है वो पेन कोई बेर नहीं कर सकता है, उनका पेन कोई नहीं ले सकता है। तो इससे अच्छा झटपट चले जाए। अगर वो झटपट चले जाएंगे तो मैं सच्ची में बहुत हैप्पी भी होती हूँ, और मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि वो एकदम इजीली गए, बहुत राइट, अच्छा उनको हुआ, ऐसे तकलीफ नहीं बहुत झेलनी तकलीफ पड़ी। नहीं झेलनी पड़ी ऐसे। तो और जैसे कोई बेडन पेशेंट वॉकेबल हो जाए तो वो भी मेरे लिए सेलिब्रेशन होता है। अभी रिसेंटली 4 डेज पहले मेरे यहाँ पे सोलंकी करके पेशेंट है, हैंडीकैप है, अपर बॉडी एकदम हेल्दी है। यहाँ पे उनको ऐसा कुबड़ बोलते हैं, जो है बचपन से है, और उनका लोअर बॉडी एकदम थीन है। तो वो सोचते थे कि मैं कभी चल ही नहीं सकूंगी। मैंने उनको एक विटामिन D3 का लिक्विड डोज था और मैंने दे दिया, और मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये नेगेटिव है, बट अगर ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, लेट्स सी। और मैं कुछ ना कुछ हर एक पेशेंट को देखती हूँ, उनके ऊपर ट्राई करती हूँ कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे चलेंगे। तो मैंने उनको थोड़ा सा ट्राई किया और ऊपर खड़े रहने को बोला, तो प्रॉपरली खड़े हो गए। तो मतलब लेग थीन होने के बाद भी वो ऊपर का अपर बॉडी का वेट ले पा रहा था।
और ऐसे करते करते मैंने थोड़ा 2-3 स्टेप लिया, देखा तो अच्छा चल रहा है। उनको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया और मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि ये चलेंगे चल ज़रूर। सकते हैं। और अभी आज के डेट में अर्ली मॉर्निंग में जब भी गई तो वो इतना हैप्पी फेस था, मैडम मैं चल रही हूँ, मैडम मैं वॉशरूम में अकेली, मतलब इन लोग का सपोर्ट लेके मैं जा रही हूँ वॉशरूम। नहीं तो कैसे होता था कि सब वॉशरूम कुछ करने बेड के पर। बाद सब कुछ बेड पे और फिर डिपेंडेड होना पड़ता था। एक करो ना मेरा क्लीन, करो ना मेरा क्लीन। हमारे लिए हम हमारे स्टाफ भी काफ़ी अच्छे हैं नीति फाउंडेशन के, बॉयज़ ही है और मैं सब सिखाती हूँ, वैसे सब करते हैं। बट कोई भी पेशेंट अगर वॉकेबल हो जाता है, उनका रिकवरी होता है, उस दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। वो दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल दैट्स होता रियली नाइस। है। मतलब ये जो सोच है ना, वही आपको सबसे अलग बनाता है। हाँ, यस। अर्चना जी, हम्म। इतने सालों की सेवा के बाद आपकी सबसे बड़ी कमाई क्या है? मेरी सबसे बड़ी कमाई जो है हैप्पीनेस है कि इनका रिकवरी, रिकवरी मतलब उनके हेल्थ में कुछ अलग अलग चेंजेस, जैसे कि कोई पेशेंट 4 दिन से हाथ ही नहीं उठा रहा है और उन्होंने हाथ उठाया तो मैं देखती हूँ या स्टाफ देखता है कि मैडम आज हाथ उठ गया, आज स्वेलिंग कम हो गई। तो उनके बॉडी में जो जो चेंजेस होता है ना, तो हाँ चल अच्छा हो रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बेड सोर है वो बढ़ रहा है, कि बेड सोर सबसे बड़ा दैट टेंशन इज बेड वेरी सोर का बैड, होता है, यस। वो गैंग्रीन हो क्योंकि जाता है बाद में। गैंग्रीन भी हो जाता है, कभी कभी कीड़े भी हो जाते हैं, ऐसे भी देखा है। सीनियर सिटीजन में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। कभी कभी ब्लीडिंग भी स्टार्ट होता है क्योंकि इकोस्प्रिन चालू रहता है, इकोस्प्रिन अगर ओवरडोज हो गया तो ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। सीनियर सिटीजन फीमेल में आफ्टर 80 एज में भी ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। क्या बात कर रहे हो? यस, हाँ, तो गायनोकोलॉजिस्ट को इमिडिएटली बुलाना। मेरा रोज का दिन रहता है, वो एक टास्कफुल रहता है। आज ये हुआ, कल ये हुआ, परसों ये हुआ, तो मतलब अ, आज क्या होएगा और आज कैसे मुझे भागना है मुझे पता नहीं रहता है। मैं करती रहती हूँ, ये सब चीज़ें मेरी होती है। हाँ, बट ये करते करते कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। कोई पेशेंट ठीक होता है, कोई पेशेंट का कुछ अलग कुछ अलग। एवरी मॉर्निंग में सबसे पहला क्वेश्चन होता है, मेरी फैमिली ये क्वेश्चन पे बहुत हंसती है कि मैं फ़ोन करती हूँ और बोलती हूँ स्टाफ को, कल का नाइट कैसा गया। मतलब मुझे लगता है कि काफी परेशानियां भी आती होगी, चैलेंजेस भी बहुत आते बहुत होंगे। चैलेंजेस होता है। अभी कैसे हैं कि मेरे को एक ही प्रेशर नहीं होता है कि सिर्फ पेशेंट को देखना। मुझे पेशेंट को देखना है, ओल्ड एज होम नीट एंड क्लीन है कि नहीं देखना पड़ता है, स्टाफ बराबर है कि नहीं। मैं एक मल्टीटास्क होने के कारण मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती क्योंकि मैं नर्सिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो मैं पेशेंट को अगर नहलाने वाली नहीं आई तो मैं नहलाती हूँ, मेडिसिन मैं खुद देती हूँ, खुद एक्सप्लेन करती हूँ, प्रिस्क्रिप्शन मैं खुद बनाती हूँ। अगर खाना बनाने वाले नहीं आई तो मैं किचन का काम भी करती हूँ। कभी कभी स्पंजिंग करना है, स्पंजिंग करती हूँ। तो हाँ, मुझे कोई स्टाफ अगर कम होए तो दिक्कत नहीं आती है। मैं सब सब कर कुछ लेते हैं। सब कुछ किया है मैंने। इसके लिए ये अनुभव बहुत ज़रूरी है। आज कैसे है मालूम है, बहुत सारे लोग हाँ, ओल्ड एज होम खोल रहे हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर सब कर सकते हैं ना तो ही स्टार्ट करो, क्योंकि कोई कोई डॉक्टर स्टार्ट करते हैं पर वो कोई डॉक्टर उनका पॉटी साफ नहीं करेगा, है ना। बट मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं पॉटी भी साफ करती हूँ। उनको उठाना, उनको इन सीनियर सिटीजन को हेयर मेंटेन करना, उनका नीट एंड क्लीन रखना, क्योंकि वो लोग हेयर कट करते नहीं, एकदम स्ट्रिक्टली बोलते हैं नहीं कुछ भी होए मैं हेयर कट नहीं करूँगी। बट वो सोस होके और सुसु पॉटी कर करके उनका हेयर भी डैमेज होता है, उसमें भी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, स्मेल आता है। तो वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। ओल्ड एज होम का मेंटेनेंस जो होता है वो देखना है, फाइनेंशियली देखना है। आजकल ऐसा हो रहा है ना, मैं सेवा कर रही हूँ, मैं उनको संभाल रही हूँ, लोग खाना पीना बहुत लाके दे रहे हैं, इतने स्टॉक है कि रखने के लिए कभी कभी जगह नहीं होती, तो मैं मना करती हूँ कि नहीं मुझे नीड नहीं है, आप प्लीज़ लेके जाइए। पर अगर कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि मुझे ओल्ड एज होम रन करने में रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इनरव्हील क्लब, बहुत सारे संस्थाएं, इनके वजह से आज मैं ये पूरा कर पा रही हूँ और मैंने पूरा किया है।
कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो अवेलेबल हो जाती है, बट फंडिंग इज़ वेरी मस्ट, क्योंकि आप अगर फंडिंग करोगे तो ही मुझे ये आगे रन करने में दिक्कत नहीं होगी। फाइनेंशियली बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि प्रॉपर्टी रेंट है, इनका डाइपर्स है, मेडिसिन्स है, कभी कभी बेडसोर का सामान लाना होता है, बेडसोर का जो ड्रेसिंग करने वाले जो आते हैं उनके चार्जेस है, हॉस्पिटल चार्जेस कोई कोई नहीं पूरे कर सकते हैं, कोई मिडिल, अपने यहाँ पे तो सारे मिडिल कास्ट है, प्लस हम अपने यहाँ पे अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं जिन्होंने शादी नहीं किया उनको अडॉप्ट करते हैं, और जिनके बच्चे ही नहीं हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। उनकी उनकी प्रोसीजर है, इमिजिएटली नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं, कंफर्म होना चाहिए कि वो नीडी है और अपने पास अगर बेड अवेलेबल होगा तो ही अडॉप्ट करते हैं। आजकल बेड मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सारे इतने सारे मेंटेनेंस के खर्चे उठाते उठाते कि पेएबल लेना है कि अडॉप्टेड पेरेंट्स लेना है। अगर अडॉप्टेड पेरेंट्स अगर लेते हैं तो फिर मेंटेनेंस और आगे का जो फाइनेंशियल जो खर्चे हैं वो कैसे आएंगे, ये बारे में भी बहुत सोचना पड़ता है। तो अगर तो डोनेशन ज्यादा आता है तो यू ये कैन सब अडॉप्ट ऑल्सो। या डोनेशंस आजकल चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। आज नीड है मुझे, मैं बहुत सारे लोगों को बोलती हूँ कि मुझे प्लीज़ डोनेशंस करो। पहले कैसा होता था कि 5-10,000 मैं मैनेज करती थी, कोई भी अगर अच्छे डोनर्स आए तो मैं उनको रिक्वेस्ट करके 5,000 10,000 डोनेशन मिलता था, और उनको भी टैक्स बेनिफिट्स के लिए वो 5-10,000 करते थे। बट ये ईयर से ऐसा हो गया ना, तो पूरा डिपेंड ऑन CSR फंड्स। तो अभी CSR फंड्स के लिए मेरे पास सोर्स नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लोगों को कि अगर आपके पास ऐसे कुछ सोर्स होंगे तो डेफिनेटली मुझे कनेक्ट होना, और आप अगर CSR फंड्स देते हैं तो हम ये सीनियर सिटीजन को और अच्छा, हेल्दी और बहुत ही हैप्पी लाइफ दे सकेंगे। और बहुत सारे सीनियर सिटीजन को संभालना है, बहुत कुछ करना है, और सबको एक शेल्टर देना है, हैप्पी शेल्टर देना है। इस तरीके से मेरा ड्रीम है। आपकी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर कहीं पे भी आपको इनकी मदद करने का कनेक्ट मिले तो प्लीज़ इन्हें कनेक्ट करिए, उनको गाइड करिए और उनके तक वो मदद ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्चना जी, यहाँ पर आए, और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से सेवा करती रहें और लोग भी जुड़े। जहाँ पर अर्चना जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज एक माँ बाप को रखने में बच्चों के पेशेंस कम हो जाते हैं, वो कर नहीं पाते जबकि वो चलते फिरते हैं। आपके पास इतने ऐसे माँ बाप हैं जो ना चल पा रहे हैं ना फिर पा रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स है, फिर भी आप पेशेंस रख के उनकी सेवा कर रही है। बहुत बढ़िया काम कर रही है। भगवान आपकी हमेशा मदद करे और आपको सब कुछ दे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी, मैं अभी इनकी बातों से उभर भी नहीं पा रही हूँ। आज की दुनिया में एक माँ बाप को रखना बच्चों के लिए कितना भारी पड़ता है, और वही माँ बाप को आज अर्चना जी जिस तरह से प्यार दे रही है, आई एम सॉरी, मैं भावुक हो रही हूँ। लेकिन ऐसे लोग जब कुछ करते हैं तो हमें आगे आना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। सुरक्षित रहिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए और बने रहिए अनहर्ट फ्रीक्वेंसी के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट प्रीति मनियार।